हमारा चैप्टर चल रहा है लता मंगेशकर की गायकी के बारे में, ठीक है। मैम ये तो स्कूल में करा दिया था ना आपने? स्कूल में भी करवाना, ऑनलाइन भी करवाना बेटा, दोनों करवाने। कोई नहीं, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। यस मैम। है ना। यहाँ से पढ़ेंगे हम पेज नंबर 5। लेखक आगे कह रहा है कि चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। क्या कह रहा है कि या तो किसी सिनेमा का कोई गाना हो, ठीक है, या फिर शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का क्या है, कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य जो है एक ही है। जितना आनंद हम चित्रपट के गाने को सुनकर ले सकते हैं, उतना ही आनंद हम शास्त्रीय संगीत को सुनकर ले सकते हैं। दोनों का जो महत्व है, मूल्य है, वो एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेखक कह रहा है ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। एक मिनट, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मान लो कोई श्रेष्ठ लेखक हो, ठीक है, उसने क्या किया, जीवन के रहस्य के बारे में बहुत विस्तार से लिखा, बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा। फिर आगे कह रहा है कि वर्णन कर रहा है जीवन के रहस्य का, बहुत बड़े रूप में विस्तार से उसका वर्णन कर रहा है, लेकिन वही रहस्य, जो रहस्य उसने क्या किया, एक बड़े लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। वही रहस्य यदि सुभाषित किसी छोटी सी सूक्ति में, ठीक है, या फिर छोटे सार के रूप में यदि बता दिया जाता है, या किसी कहावत में वही रहस्य प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसकी परिपूर्णता भी, मतलब संपूर्ण रूप से उसकी जो परिपूर्णता है वो भी हमें दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या है, एक तो किसी विषय के बारे में हमने बहुत विस्तार से वर्णन किया, और एक हमने उसी पूरे विस्तार से वर्णन को एक सूक्ति के माध्यम से, एक कहावत के माध्यम से या सारांश रूप में प्रकट कर दिया। दोनों अपने आप में परिपूर्ण है, ठीक है। उदाहरण क्या दे रहा है कि चित्रपट संगीत का कोई गाना जो है वो 3-4-5 मिनट का होता है, ठीक है, और शास्त्रीय संगीत की महफिल जब बैठ जाती है तो वो 3-4 मिनट में खत्म नहीं होती है, वो उसके लिए 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। तो 3-3.5 घंटे में हमने क्या किया, उस संगीत को विस्तार रूप से हमने सुना, उसका विस्तार, उसको विस्तृत रूप से हमने सुना, उसके बारे में जाना और समझा। उसी प्रकार चित्रपट संगीत क्या है, उसको छोटे से रूप में हमने देखा, उस छोटे से रूप ने भी हमारा मनोरंजन किया, हमें आनंद दिया, ठीक है। तो दोनों का मूल्य क्या है, एक है। आई बात सबके समझ में। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। लता जी के बारे में लेखक ये कह रहा है कि 3-3.5 घंटे की महफिल की बजाय यदि हम लता का 3 मिनट का गाना सुन ले तो वही आनंद हम ले सकते हैं, ठीक है। संगीत का जो आनंद है वो हम ले सकते हैं। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। स्वर, लय और शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। स्वर भी होती है, लय भी होते हैं और शब्द भी होते हैं, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। और जब 3-3.5 घंटे की जो महफिल होती है शास्त्र संगीत की, उसको जब सुनकर हमें एक अजीब सी मस्ती छा जाती है, वो ही मस्ती हमें लता के गाने सुनकर भी छा जाती है, मतलब उसी मस्ती को हम महसूस करते हैं। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत जो है
संगीत क्या? अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितनी है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। वो कह रहा है कि चाहे संगीत शास्त्रीय हो या चित्रपट संगीत हो, ठीक है, अंत में हमें क्या बात देखनी है कि जो रसिक है, जो रस लेने वाला है, जो आनंद लेने वाला जो श्रोता है, ठीक है, तो ज्यादा आनंद हमें कौन सा संगीत देता है, शास्त्रीय संगीत देता है या चित्रपट संगीत देता है। अंत हमें यही निकालना है, ठीक है। रस लेने वाला जो श्रोता है, जिस गाने को सुनकर उसको आनंद आता है, उसको रस, उसको मतलब वो रस लेता है, ठीक है, आनंद महसूस करता है, उसमें भाव विभोर हो जाता है, तो वो कौन से संगीत को सुनकर हो जाता है, वो संगीत महत्वपूर्ण है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे वो चित्रपट संगीत हो, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। रंजक मतलब दिल को लुभाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो शास्त्रीय संगीत दिल को लुभाने वाला न हो तो वो बिल्कुल नीरस कहलाएगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसमें कोई आकर्षण नहीं होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी और हमें उसमें कुछ कमी लगेगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, जो गाने का अंदाज होता है, वो केवल शास्त्रीय संगीत बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। शास्त्रीय ये कहना है कि गाने में जो भी गानपन प्राप्त होता है, गानपन हमने पहले पढ़ा कि गाने का ऐसा अंदाज जो श्रोता को भाव विभोर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि वो गानपन जो है, वो शास्त्रीय जो बैठक है, शास्त्रीय संगीत की यदि कोई सभा हुई, महफिल जमाई गई, तो वहां पर क्या है, शास्त्रीय संगीत की एक एक जो कलाकार होता है, शास्त्रीय संगीत गाने वाला, उसको शास्त्रीय संगीत के हर एक नियमों का पता होता है। वो क्या करता है, ताल भी देता है, सुर भी लगाता है, ठीक है। और ये चीजें जो है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको ये सारी चीजों का ज्ञान है, ठीक है। इस चीज को वापस समझो कि जो शास्त्रीय बैठक के मतलब उस जो गाने वाला है, उसको शास्त्रीय संगीत के हर एक चीज की जानकारी है, नियमों की भी जानकारी है, सुर की भी जानकारी है, लय की भी जानकारी है, ठीक है। तो ये मतलब ये नहीं कि उसको गाना है, उसको ये सारी जानकारी है, तो ही गाने की सारी मिठास, सारी ताकत और उसकी रंजकता, उसको यदि इन सब चीजों की जानकारी है तो ही गाने में मिठास आती है, या फिर तो ही उसकी जो सारी ताकत है, उसकी जो रंजकता है, जो दिल को लुभाने वाली है, ये जो बात है वो क्या है, उस रूप पर मुख्यतः, यानी कि उस रूप पर ये मुख्य रूप से अवलंबित रहती है, मतलब आश्रित रहती है। किस रूप पर, किस रूप पर आश्रित रहती है कि गाने की रंजकता कितनी है। रंजकता मतलब दिल को लुभाने वाला कितना आकर्षण है उस गाने में। हर गानपन इसी चीज पर आश्रित रहता है कि गाना हमको कितना लुभाता है, हमें मतलब अपनी ओर कितना आकर्षित करता है और हम उसको कितना सुनते हैं। तो ये सारी चीजें इस चीज पर अवलंबित मतलब आश्रित रहती है, ना कि इस चीज पर कि शास्त्रीय संगीत के नियमों की हमें पूरी जानकारी हो, हमें सुर देना आता हो, हमें तार लगानी आती हो, इस चीज पर नहीं, बल्कि वो जो गाना है, चाहे वो चित्रपट का हो चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो, वो हमको अपनी ओर कितना आकर्षित करता है, हमारे दिल को कितना लुभाता है और हमें कितना भाव विभोर करता है, ठीक है। तो गाने का गानपन इन चीजों पर आश्रित रहता है। आई बात सबके समझ में ये वाली? और समझ में आई कि नहीं आई, जवाब दो। बात समझ में आ गई? गानपन जो है वो किस पर आश्रित रहता है? नहीं आई क्या? नहीं पढ़ा हो आगे? जल्दी बताओ, मेरी आवाज आ रही सबको? अरे आवाज आ रही है क्या? बोलो तो सही। यस मैम आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं जो पूछ रही हूँ बोलते क्यों नहीं हो आंसर? हर किसी गाने का जो गानपन है वो किस पर आश्रित रहता है? नहीं पता?
दिव्या वर्मा बताओ। अरे बताओ, नहीं समझ में आया तो पूछो ना मुझसे। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो मुझसे वापस पूछो। चलो, जो मुझे नाम दिखे ना स्क्रीन पे मैं याद रखूंगी, जब तुम क्लास में आओगे ना ऑफलाइन तब तुमसे बात करती हूँ। मुझे सबके नाम दिख रहे हैं। इशिका सिंगल है, दिव्या वर्मा है, सागर मीना है, करण गुजर है, युवराज है, युवराज सोनी है, कविराज है, यश भागवानी है। ठीक है, बस लेफ्ट कर दो मीटिंग से तुम लोग फटाफट से, लेकिन बोला नहीं जाएगा ना, दोबारा पूछा जाएगा। बोल नहीं सकते हो, मैं इतनी बार बता रही हूँ कि भाई अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रंजक आगे है कि और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। जो रंजकता है, जो दिल को लुभाने वाली शक्ति है, उसका रहस्य, जो रसिक वर्ग है, जो आनंद लेने वाले श्रोता है, उनके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसके सामने तालमेल बिठाया जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद, अच्छी बातचीत की जाए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें समाविष्ट है। किसमें समाविष्ट है? गानपन में। ठीक है, किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। एक तरफ तो मनुष्य के हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, दूसरी तरफ एक प्रतिभाशाली कलाकार ने ऑयल पेंट से, ठीक है, ऑयल पेंट से क्या की है? पेंटिंग बनाई है। तो इन दोनों चीज में जितना अंतर होगा उतना ही अंतर होगा शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान क्या है? अव्वल दर्जे का है और एक खानदानी गायक का है। ध्यान रखना। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। जो लोग ये बोलते हैं कि क्या जो लता है वो 3 घंटों तक गा सकती है, क्या श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, तो लेखक कह रहा है कि ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं उनसे मुझे एक प्रश्न पूछना है। वो कह रहे हैं कि क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्करता से गा सकेगा? क्या प्रश्न पूछ रहा है? क्या कोई पहली श्रेणी का गायक, पहली श्रेणी मतलब जिसने कि गाना सीखा है, क्या वो गायक जो है 3 मिनट की अवधि में सिनेमा का कोई भी गाना इतनी कुशलता से और इतनी रस से भरा हुआ गा सकता है? नहीं, नहीं गा सकता। यही उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। लोगों की जो रुचि है वो बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, मतलब सुनने की शक्ति बिगाड़ दी है, सुनने की रुचि बिगाड़ दी है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, बल्कि उल्टे क्या किए हैं? सुधार दिए हैं। उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। तो ये विचार मैंने पहले से बता दिया है, वापस से मैं ये नहीं बताऊंगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के हैं। उनकी आदत क्या है? अपने में संतुष्ट होना। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही, अपना अधिकार स्थापित कर रखा है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। क्या जो शास्त्रीय गायक उन्होंने क्या कर रखा है? एक तो अपना अधिकार स्थापित कर रखा है और क्या कह रहे हैं वो? शास्त्र जो संगीत है वो पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए, उसमें सभी नियमों का पालन होना चाहिए, इसको ज्यादा महत्वपूर्ण मान रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। चित्रपट संगीत को सुनने के बाद क्या है? अभिजात्य संगीत मतलब जो कि लोग कुलीन वर्ग से संबंधित है, ठीक है, जो मतलब संगीत के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे कुल के हैं, उनसे जान पहचान होने लगी है।
उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। चित्रपट संगीत जो सुनने वाले हैं वो उनकी चिकित्सक मतलब हर चीज सुधारने की और चौकन्ना, सावधान और सचेत रहने की आदत जो है बढ़ती जा रही है। यदि केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। आजकल के श्रोताओं को क्या है, शास्त्र से, चाहे वो शास्त्रीय संगीत की तरफ से पूरी तरह से गाना शुद्ध हो, उसमें सभी नियमों का पालन किया गया हो, लेकिन यदि वो नीरस हुआ, उसमें कोई रस नहीं हुआ, तो ऐसा गाना सुनना कोई पसंद नहीं करता है। उन्हें तो सुरीला भावपूर्ण गाना चाहिए। उनको गाना क्या चाहिए, सुरीला चाहिए और भाव से परिपूर्ण चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। पहले के लोग शास्त्रीय संगीत चाहे वो नीरस होता था सुनने को विवश होते थे, लेकिन चित्रपट संगीत आने के बाद लोगों ने क्या किया, जो उनको ज्यादा अच्छा लगा, चाहे वो चित्रपट संगीत हुआ चाहे वो शास्त्रीय संगीत हुआ, उन्होंने उसी को महत्व दिया। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। लोगों की जो पहले संगीत सुनने की जो रुचि थी वो बदलने लगी है, ठीक है, और इसमें प्रभावशाली मोड़ आया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत की लचकदारी, लचकदारी मतलब वो शब्द जो है वो कहीं पर भी बिठा दिए जाते हैं, ठीक है, और एक उसका ये सामर्थ्य है। और ऐसा मुझे लगता है कि उस संगीत की जो मान्यताएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो झंझटें हैं, वो सब कुछ अलग है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। चित्रपट संगीत का जो गाने का तरीका है बिल्कुल अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। यहाँ पर जो नए नए निर्माण होते हैं गानों के, गीतों का जो नया नया निर्माण होता है, उसमें जो नई नई रागें, नई नई धुनें लगाई जाती है, नई नई बीट दी जाती है, ठीक है ना, उन सब की बहुत यहाँ पर गुंजाइश है, क्योंकि हर एक चीज का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं होता। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है, ठीक है। जैसे मतलब शास्त्रीय राग का जो शास्त्रीय संगीत के जो रागे हैं उसका प्रयोग भी निर्देशकों ने चित्रपट में किया। उसी प्रकार उन्होंने राजस्थानी गीत, पंजाबी गीत, बंगाली गीत, इन सारे जो लोक गीत हैं उनको भी खूब अपने सिनेमा में गवाया है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, ठीक है, रुक्ष मतलब सूखे और बिना जल के राजस्थान में, पर्जन्य मतलब बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों के गीत, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत। खोरों मतलब जो गांव है, पहाड़ी क्षेत्रों के जो गांव है वहां पर गूंजने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विभिन्न कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, और ब्रज भूमि में समाये हुए सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल मतलब रस के अनुकूल चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत निर्देशकों ने किया है। मतलब चित्रपट संगीत के निर्देशकों ने हर एक क्षेत्र के गीतों को अपनी सिनेमा में या अपने चित्रपट में स्थान दिया है। आई बात सबके समझ में, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आगे भी इसका उपयोग करते रहेंगे। थोड़ी सी बातों में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। संगीत का जो क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। वहां अब तक अलक्षित मतलब जिसको देखा ना गया हो, ठीक है, जिसको लक्ष्य ना किया गया हो, असंशोधित जिसमें संशोधन ना किया गया हो, और अदृष्टिपूर्व मतलब जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया हो या देखा नहीं गया हो, ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, ठीक है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त मतलब बेताज सम्राज्ञी है। और भी कई पार्श्व गायिका, इनसे जो पहले के गायक गायिकाएं हैं वो लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। इनके पहले के जितने भी गायक थे, जितनी भी गायिका थी, उन सब में से ज्यादा लोकप्रिय लता है।
उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है और उन्होंने लोकप्रियता जो है इतनी मजबूती से हासिल कर सकती है जो कभी डगमगा नहीं सकती, वो हमेशा अटल रहेगी। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, कई सालों से वो गा रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। पिछले कई सालों से वो गाती आ रही है, उसके बाद में भी कई नए गायक आए, लेकिन आज भी वो उतनी ही लोकप्रिय है और बिना किसी रोक टोक के उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। लगभग आधी शताब्दी। हाँ बोलो। अनभिषिक्त सामग्री का मतलब है? बेताज सम्राज्ञी। बेताज मतलब बेताज मतलब होती है कि बिना किसी ताज के, ठीक है ना, लोगों के दिल पर राज करने वाली, जिसका ताज के द्वारा अभिषेक नहीं किया गया है, मुकुट पहनाकर उसका अभिषेक नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो बेताज बादशाह है, बेताज सम्राज्ञी है। जैसे बेताज सम्राट मतलब सबसे ऊपर सम्राट। आई बात समझ में? ठीक है। आगे कह रहा है कि लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। लगभग 50 सालों तक लोगों के मन पर अपना अधिकार स्थापित करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता, एक राग में भी परिवर्तन होते रहते हैं, वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे। यही नहीं, परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लता जो है, लता इतनी लोकप्रिय है कि भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचा है। भारतीय लोग नहीं बल्कि जो विदेशी लोग हैं वो भी उसका गाना सुनकर पागल हो जाते हैं। तो ये जो चीज है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है। और इस चमत्कार को हम बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, कई 100 सालों में ऐसा कलाकार बहुत मुश्किल से पैदा होता है और एक ही होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने हम घूमता फिरता देख पा रहे हैं और ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, ठीक है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार के गाने हम सुन रहे हैं, वो आज हमारे सामने हमारे बीच में है, हम उसको घूमता फिरता गाता देख रहे हैं, इसलिए हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, ठीक है। ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अब ठीक है, बाय सबको।